नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है। क्या हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया है? और क्या ऐसा हुआ तो अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा? साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि माली में किसने किया है बड़ा हमला जिसमें मारे गए देश के रक्षा मंत्री, और क्या माली फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक ताकतों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार हो रहा है। इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा बड़ा समझौता हुआ है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत और न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने बताया दोनों देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण। कहा न्यूजीलैंड की 20 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता से कृषि, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग होगा और मजबूत। अमेरिका के साथ वार्ता में बाधा के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने रूस की ओर किया रुख। शांति वार्ता की असफलता के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। ईरान ने संघर्ष रोकने और हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका को दिया नया प्रस्ताव। सीज फायर के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह में बढ़ी तकरार। आईडीएफ के दक्षिणी लेबनान में चलाए गए अभियान में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य ढेर। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का इजराइल के साथ किसी भी वार्ता से इनकार। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। ऐतिहासिक प्रिमोर्स्की जिला तबाह, होटल इमारतें मलबे में तब्दील। ड्रोन हमले में 14 घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की कड़ी निंदा। और बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा, 10 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ किए 27 हमले। कम से कम 42 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। कई चौकियों पर कब्जे का भी दावा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। सोमवार 27 अप्रैल को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि आज ये हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर टैरिफ छूट मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामान पर टैरिफ में छूट दी गई है या फिर टैरिफ कम कर दिया गया है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैकले की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड 9 महीनों में संपन्न हुआ है। इसके लिए शुरुआत 16 मार्च 2025 को की गई थी। इस समझौते के तहत भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। और इस सब के बीच भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ एफटीए दोनों देशों के लिए बाजारों को खोलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस समझौते से किसानों के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और महिला उद्यमियों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी फायदा होगा। This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, agri-productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across both nations. Take services and mobility. New Zealand has committed market access in 118 sectors and MFN, most favored nation, in 139 sectors
while opening dedicated work, study, and holiday visa pathways for our professionals, students, and young travelers. और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समझौते पर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया भारत न्यूजीलैंड एफटीए को लेकर के। उन्होंने कहा कि साझा समृद्धि और विकास का नया युग इससे शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि दो जीवंत लोकतंत्रों के बीच अटूट विश्वास की मुहर लगी है इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को इससे बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ न्यूजीलैंड का भारत में $20 बिलियन का निवेश होगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आई है भारत न्यूजीलैंड एफटीए को लेकर के। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और इंफ्रा का संगम इससे देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं और छात्रों के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते इससे खुलेंगे। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को बड़ा समर्थन मिलेगा इस एफटीए के लागू हो जाने के बाद। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक बाजार तक पहुंच इससे आसान हो गई है। साथ ही साथ पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि विनिर्माण और सेवाओं में पैदा होंगे लाखों जॉब्स। ये पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है एफटीए को लेकर के। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को इससे वैश्विक पहचान मिलेगी और द्विपक्षीय व्यापार में ऐतिहासिक उछाल आने की उम्मीद पीएम मोदी की ओर से जताई गई है। पीएम ने भविष्य की तकनीक पर साथ मिलकर काम करेंगे दोनों देश, ये बताया। और पीएम मोदी ने कहा कि विनिर्माण का हब भारत बनेगा, न्यूजीलैंड इसका साझीदार बनेगा और साझा आकांक्षाएं हैं, साझा भविष्य है और ये विन विन गठबंधन है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। और आइए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान को लेकर इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। एक तो ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं, दूसरा ईरान की ओर से अमेरिका को एक और समझौता प्रस्ताव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज को लेकर भी इस प्रस्ताव में ईरान ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का रवैया थोड़ा सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान भी इसके संकेत दे रहे हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। जुबान पर सुलह की बातें, मगर हाथों में पत्थर हैं। इनकी फाइलों में अमन है, पर जमीन पर मचा बवंडर है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हवाओं में सियासी सुगबुगाहट का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को युद्ध खत्म करना है तो उसे फोन उठाना होगा। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल इतनी आसान नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है, नो न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने अपने दूतों का पाकिस्तान दौरा रद्द करने का ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका आधे अधूरे प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगा। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि धमकी और नाकाबंदी के साए में बातचीत मुमकिन नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप की बेवजह की मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी रवैये के कारण वार्ता का पिछला दौर प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मित्रों से परामर्श करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस बीच खबरों के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत शामिल है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को मार गिराया। इसके अलावा आईडीएफ ने
बिंत जबील में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी हमलों में निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल वार्ता और हमलों के बीच क्या दुनिया एक नया महायुद्ध देखेगी या शांति की राह निकलेगी? यह इन दो मुल्कों की जिद और कूटनीति के बीच फंसा हुआ सवाल है। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो रूस पहुंच गए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान हमको भी कॉल कर सकता है। इस सब के बीच एक प्रस्ताव भी आया है, जो खबरों में ये प्रस्ताव आया है कि कहीं ना कहीं ईरान ये कहता है कि अगर आप ब्लॉकेड खोल दोगे तो हम हॉर्मुज को खोल देंगे। तो क्या कहेंगे आप, कहाँ ये स्थिति है? क्या अमेरिकी जो ब्लॉकेड है उसका ईरान पर अब दबाव पड़ना शुरू हो गया है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा चंद्रशेखर जी, क्योंकि बात ब्लॉकेड की कब आई? ब्लॉकेड की बात तब आई जब सीज फायर हो गया था। और सीज फायर में जो थे, बल्कि जो डिमांड्स थी ईरान की 15 डिमांड, और जो रूस की तरफ यूएस की तरफ से जो प्रस्ताव था वो एक्सचेंज हो रहा था, उसके ऊपर बातचीत भी हुई थी इस्लामाबाद। लेकिन ब्लॉकेड उसके बाद लगा, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर सीज फायर है तो सीज फायर में चेंजेस नहीं करने। हॉर्मुज तब भी ईरान की तरफ से प्रस्ताव था कि हम हॉर्मुज खोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्लॉकेड लग गया। ब्लॉकेड के बाद फिर उसके बाद से बातचीत नहीं शुरू हुई। वो अभी भी वो सबसे बड़ा अड़ंगा वही है, न्यूक्लियर वगैरह की बात नहीं हो रही। पहले ब्लॉकेड खोलो, हॉर्मुज खुलता है, बात उसमें फाइन प्रिंट की भी है। हॉर्मुज खोलने का क्या मतलब है? जो शिप रूट वो ईरान तय करेगा, और जो ईरान तय करेगा तो क्या उस पर कोई टोल देना पड़ेगा? ये फाइनल पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है इससे ईरान नहीं उठे। खोल तो दिया, खोल तो देगा अगर ब्लॉकेड हटे, लेकिन कंट्रोल फिर भी ईरान का रहेगा हॉर्मुज के ऊपर। मुझे नहीं लगता वहां पर कोई शिफ्टिंग ईरान से आई है। तो स्थिति मुझे लग रहा है कि वैसी की वैसी है। जो सीज फायर टॉक्स जो पहली हुई थी इस्लामाबाद में पहले राउंड के बाद, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं है। न्यूक्लियर के ऊपर मुझे लगता है कि वो पुरानी बातें हैं, क्योंकि न्यूक्लियर इशू ही नहीं है। ईरान तो पहले से कह रहा है कि जो उसके पास 450 किलो का एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% जो एनरिच्ड है, उसको वो सरेंडर करने या ले जाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ईरान का कहना है कि हम ये परमाणु बम बना ही नहीं रहे। प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है मिसाइल्स के ऊपर। वो ईरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये सामान 450 किलो चला जाए, उसके बाद जीरो एनरिचमेंट के लिए भी ईरान तैयार नहीं है कि उसके बाद एनरिचमेंट ही बंद कर देगा। ये डिमांड यूएस से आ रही है और खासकर इसराइल से आ रही है कि जीरो एनरिचमेंट। क्या यही कारण है कि अमेरिका जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहां पर अमेरिका ने कर रखा है, उसको अमेरिका उपयोग कर रहा है ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ये खासकर न्यूक्लियर डील को लेकर के? अल्टीमेटली चंद्रशेखर जी, बात वो न्यूक्लियर के ऊपर आ रही है। अब सब बाकी चीजें जो है न्यूक्लियर के ऊपर अभी बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ब्लॉकेड पे चली गई ये बात। अब वो दबाव से मुझे नहीं लगता कि अब जितना मर्जी दबाव ईरान पे डालेंगे उससे वो वहां से दबाव का कोई असर होने वाला है ईरान के ऊपर। अब बात ये बैटल ऑफ विल्स है, कौन पहले झुकता है। ब्लॉकेड हटाते हो तो बातचीत दोबारा से शुरू होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है कि अभी हम देख रहे हैं अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि और मॉस्को कैसे पहुंचे? सबसे पहले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद मस्कट के बाद मॉस्को। मुझे लगता है ईरान भी अपने फ्लैंक्स खोल रहा है कि भाई सिर्फ हम इस्लामाबाद पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अगर बातचीत करनी हो। आपको याद होगा कि ओमान से शुरू हुई थी, फरवरी 28 से पहले जो बातचीत हो रही थी, मध्यस्थता ओमान ने की थी, तो वापस बहाल कर रहे हैं ईरानियंस ओमान को। और साथ में जो बड़ा प्लेयर है जिसकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में है वो रूस, अब रूस के पास भी जा रहे हैं। तो एक ब्रॉडन कर रहे हैं, ये जो नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क जो है ना, वो ईरानियंस अब उसको ब्रॉडन कर रहे हैं। वो कहाँ तक आगे जाएगा हमें देखना है, लेकिन ये मूव जो है कि नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया जाए। अतुल जी, क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो ब्लॉकेड को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान भी आया था कि अगर हम ब्लॉकेड हटा देंगे तो फिर हम ईरान पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना पाएंगे, कोई डील नहीं कर पाएंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, वो जो प्रेशर वाली बात थी ना, वो दबाव वाली, वो बहुत पहले खत्म हो गई है। जी। जब खामेनी जो फरवरी 28 को, जिसको कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक, के सारी लीडरशिप को एक तरह से हत्या कर दी थी, उसके बाद ये दबाव था कि भाई अब ये पॉपुलर रिवोल्ट हो जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगी, वो काम नहीं किया। फिर उसके बाद हम दूसरे पहलू पे गए कि बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आते हैं कि भाई हम खारग आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे, वो बात भी नहीं हुई। तो मतलब दबाव, कौन सा दबाव? अब मुझे नहीं लगता कि रियल दबाव कोई है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो डोमेस्टिक ऑडियंस पे आती है। अब अमेरिका हो, आप कमजोर नहीं दिखना चाहते अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इसलिए आप बना के रखना जरूरी है। शायद ईरान के साथ भी ऐसी कुछ चुनौती है, लेकिन ईरान की जो अपनी लीडरशिप है वो कुछ फ्रैक्चर्ड है और ये भी एक शायद एक परेशानी आ रही है। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अफ्रीकी देश माली में 2 सरकार विरोधी सशस्त्र विद्रोही संगठनों ने देश की राजधानी सहित कई बड़े शहरों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में देश के ताकतवर रक्षा मंत्री की मौत हो गई। इस देश में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक और वैगनर जैसी रूसी निजी सेनाएं भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के बाद भी देश के रक्षा मंत्री की हत्या हो गई। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए आपको इस संबंध में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। फिर दहल उठा माली, खूनी खेल का खौफनाक मंजर, रक्षा मंत्री का दर्दनाक अंत, दहला लोकतंत्र। पश्चिमी अफ्रीका का वो देश जो सालों से बारूद के ढेर पर बैठा था, फिर एक बार बड़े धमाके के साथ दहल उठा है। इन हमलों ने न केवल माली की राजधानी को दहला दिया, बल्कि देश के सबसे ताकतवर सैन्य नेतृत्व की नींव हिला दी। राजधानी बमाको से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर काती को माली का पेंटागन कहा जाता है। यहीं राष्ट्रपति आसिमी गोइता और जनरल कमारा जैसे कद्दावर नेता रहते हैं। एक आत्मघाती हमलावर बारूद से लदी कार लेकर जनरल सादियो कमारा के घर की दीवारें चीरते हुए अंदर जा घुसा। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले ने न केवल जनरल कमारा की जान ली, बल्कि उनके परिवार के 3 और सदस्यों, उनकी पत्नी और 2 मासूम पोतों को भी मौत की नींद सुला दिया। गवर्नमेंट ला ट्रांजिशन डी माली, माली की अंतरिम सरकार अत्यंत दुख के साथ जनता को सूचित करती है कि रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सादियो कामारा का दुखद निधन हो गया है। यह कायरतापूर्ण आतंकवादी घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। उन्होंने हमलावरों के साथ सीधी मुठभेड़ की और उनमें से कुछ को ढेर करने में सफलता प्राप्त की। गौरतलब है कि अलकायदा से जुड़े JNIM और तुआरेग विद्रोही FLA ने मिलकर इस देशव्यापी हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वो 2 समूह हैं जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अब इनकी साझा दुश्मन माली की सरकार है। इस बीच राष्ट्रपति आसिमी गोइता फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद साथी का जाना उनके प्रशासन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हालांकि किदाल और गाओ जैसे शहरों में अभी भी गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। यह हमला माली की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2020 और 2021 में हुए तख्तापलट के बाद सैन्य सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन हमलावरों का इस तरह मिलकर हमलों को अंजाम देना सुरक्षा योजनाओं में बड़ी चूक दर्शाता है। गौरतलब है कि माली ने कुछ समय पहले ही फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को बाहर कर रूस का हाथ थामा था, लेकिन यह हमला रूसी वैगनर या अफ्रीका कॉर्प्स की क्षमता पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। हालांकि रूसी मीडिया का दावा है कि उनके सैनिकों ने राष्ट्रपति और उनके आवास को सुरक्षित बचाया है। बहरहाल जनरल कमारा का अंत माली के सैन्य शासन के लिए एक चेतावनी है। आतंकवाद और विद्रोह के इस दोहरे वार ने माली को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की ओर जाता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, ये माली की हम बात करें, जिस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए चंद्रशेखर जी कि माली को हम सिर्फ अकेला नहीं देख सकते। माली के साथ ये साहेल इस एरिया को कहते हैं, जिसमें दो और बड़े देश हैं जी, एक बुर्किना फेसो और दूसरा है निजर। नाइजर जी। और ये तीनों की एक मिलिट्री अलायंस भी है। हमने बात की 2021 की। 2021 में क्या हुआ था? 2021 में यहाँ पर जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो सबसे ज़्यादा था, और फ्रेंच इन्फ्लुएंस को वहाँ से निकाला गया था और रूसी इन्फ्लुएंस आ गया था। दूसरी बात जो थी, जैसे निजर जैसा कंट्री है जो लगता है माली के साथ, वहाँ बहुत बड़े यूरेनियम के भंडार हैं, और ये यूरेनियम कहाँ जाता था? जो फ्रांस में जो यूरेनियम का उपयोग होता है, 50% से ऊपर जो बिजली पैदा होती है फ्रांस में, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। उसका ये जो सामान है निजर वगैरह से, वो जाता था फ्रांस वगैरह। तो वो सारा जितना भी वो एक तरह से साइकिल था या कनेक्शंस थे, वो टूटे 2021 में। और तब से ये संघर्ष है, जिसके पीछे बड़ी तस्वीर देखें तो मैं कहूँगा फ्रांस वर्सेस रशिया चल रहा है, और बीच में आ रहे हैं ये आतंकवादी संगठन जैसे हैं, जैसे अल-कायदा है, जिनके नाम JNIM और टॉरेक्स का एक अलग है। तो मुझे लगता है कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे या फ्रांस का हाथ है, किसका हाथ है, अभी वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, वो डेटा अभी मिला नहीं है। हो सकता है कोई इंडिजिनस ग्रुप हो, क्या हो, लेकिन ओवरऑल। लेकिन सर आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, माली की ओर से ये कहा गया है कि इसके पीछे कोई पड़ोसी मुल्क या कोई विदेशी ताकत, यानी कि ये इशारा कहाँ है? ये फ्रांस के ऊपर इशारा है, और वही जो बात मैं कह रहा था कि फ्रांस वर्सेस रशिया वो चल रहा है, क्योंकि दूसरा वैगनर ग्रुप का टाइप का जो अफ्रीका कोर है, वो रूस से पूरी तरह से पीछे बैकिंग है उनकी। तो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर चल रही है रूस और फ्रांस के बीच में। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आप सहल पे कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर रूसी इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता है, तो एक स्प्रिंग बोर्ड है बाकी अफ्रीकन एरियाज के लिए। तो जो फाइनली जो स्ट्रगल चल रही है अफ्रीका के इन्फ्लुएंस के लिए, एक एक्स कॉलोनियल पावर और एक रूस, ये उसमें ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं, क्योंकि अब अफ्रीका पूरा बदल रहा है। अफ्रीका के जो पुराने वेस्टर्न पार्टनर्स थे वो उतना उनका प्रभाव नहीं रहा जितना पहले होता था, और नए कंट्रीज आ रही हैं, जैसे चीन आ रहा है, रूस आ रहा है, और मुझे लगता है भारत का भी इन्फ्लुएंस जो अफ्रीका के अंदर बढ़ रहा है। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये विजय आ रही हैं अब अफ्रीका में, और उनकी जो इन्फ्लुएंस है या सांठगांठ है वो बढ़ रही है। तो वेस्ट वर्सेस इमर्जिंग इकोनॉमीज भी एक तरह का टसल अफ्रीका के अंदर चल रहा है, और खास करके साहेल में देखें तो फ्रांस वर्सेस रशिया। अतुल जी, क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वो अलकायदा एफिलिएटेड या जो तुआरेज विद्रोही हैं, जो अब एक हो गए हैं और माली की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिस तरह के इक्वेशन आप बता रहे हैं, तो ये तुआरेज और जो अलकायदा एफिलिएटेड विद्रोही हैं, क्या इनको विदेशों से मदद मिल रही है, जिन देशों का नाम हम ले रहे हैं उनसे? देखिए, हमने पहले और ज्योग्राफीज में देखा है कि विदेशियों का मदद मिल रही थी। जैसे हम अगर सीरिया की बात करें तो अडाना जैसी जगह थी टर्की में, वहाँ पर ये सारे अलकायदा और बाकी ग्रुप्स थे, और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको सपोर्ट कर रही थी और आगे सीरिया में घुस रहे थे। वो एग्जाम्पल अगर देखें तो मैं इस ताजुब की बात नहीं है कि इसमें विदेशी शक्तियाँ होने की पूरी संभावना है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन का भी वर्ड करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ पर जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं हुई कि कनेक्शंस पूरी तरह से बने। मुझे लगता है हाइपोथेसिस है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें और थोड़ा तस्वीर को देखना पड़ेगा और डेटा पॉइंट्स को देखना पड़ेगा इसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है अतुल जी, खासकर ये साहिल के इलाके की हम बात करें या इकोवॉस की हम बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। किसी दिन हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इजराइल की राजनीति में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेदखल करने के लिए उनके दो सबसे कड़े प्रतिद्वंदियों नाफ्ताली बेनेट और यायार लैपिड ने फिर से हाथ मिला लिया है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपनी पार्टी का विलय कर एक नए दल टुगेदर के गठन का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व नाफ्ताली बेनेट करेंगे। बेनेट और लैपिड की ये जोड़ी पहले भी 2021 में नेतन्याहू के 12 साल पुराने शासन को खत्म कर चुकी है। हालांकि वह गठबंधन महज 18 महीने ही चल पाया था।
यूक्रेन ने रविवार को चोर्नोबिल आपदा की 40वीं वर्षगांठ मनाई। इस घटना के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और पर्यावरण पर विनाशकारी परिणाम हुए। दरअसल 26 अप्रैल 1986 की सुबह सोवियत संघ द्वारा निर्मित संयंत्र के रिएक्टर 4 में हुए अचानक धमाके और उसके बाद हुए रिसाव के बाद लाखों लोग विकिरण के संपर्क में आ गए, जिनमें से हजारों की मौत हो गई। हंगरी के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने रविवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के साथ विवादों के कारण यूरोपीय आयोग द्वारा रोके गए धन को जारी कराने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ अनौपचारिक वार्ता के लिए बुधवार को ब्रसेल्स जाएंगे। फिलिस्तीनी नगरपालिका चुनाव में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के समर्थकों ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। लगभग 2 दशकों में पहली बार इस चुनाव में प्रतिद्वंदी हमास द्वारा शासित गाजा पट्टी के एक शहर डेर अल बला को भी शामिल किया गया था। हालांकि हमास ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। जर्मनी में इजरायली हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम से जुड़ी एक फैक्ट्री पर हमला करने के आरोपी 5 यूरोपीय नागरिकों का मुकदमा आज शुरू हो रहा है। यह मामला फिलिस्तीनी एकजुट आंदोलन पर जर्मनी की कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। अचानक आए तूफानों के कारण भारी बारिश, तेज बिजली गिरने से कई जिलों में मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर खुले खेतों में काम कर रहे किसान और खुले इलाकों में फंसे मजदूर थे।